आज पढ़ेंगे इस वाले क्लास में साइंटिफिक टेक्निक ऑफ टेलर। कल क्या था लास्ट वाले क्लास में? प्रिंसिपल, चार प्रिंसिपल थे। पहला प्रिंसिपल साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, थोड़ा दिमाग में जोर लगाओ। दूसरा हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। तीसरा कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। एंड चौथा डेवलपमेंट ऑफ वर्कर फॉर द ग्रेटेस्ट। थोड़ा भी नहीं पढ़ा आपने, चलो कोई बात नहीं। आओ टेक्निक्स चेक करते हैं। बहुत मुश्किल से उसको बनाया हूं मैं, कल जो बना हुआ था उसको चेंज करे। बहुत सारे चीजें हैं तो सुनो। ये हो आप लोग वर्कर्स। वर्कर जैसे क्या फैक्ट्री के अंदर, तो दो डायरेक्शन था। एक डायरेक्शन किस साइड के लिए और एक, तो कुछ लोग चले जाएंगे कौन से डायरेक्शन में और कुछ लोग जाएंगे डायरेक्शन, मतलब पूरे फैक्ट्री को दो पार्ट में डिवाइड कर दिए। पूरे फैक्ट्री को दो पार्ट में डिवाइड कर दिए। एक पार्ट का नाम रख लिए प्लानिंग डिपार्टमेंट और एक पार्ट का डिपार्टमेंट का नाम रख लिए किसका, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो दो हिस्से में चले गए। इमेजिन करना हम ही घूम रहे हैं वहां पर, तो फैक्ट्री में हम लोग दो अलग अलग जगह चले गए। तो हम पहुंचते हैं किसके अंदर, जैसे प्लानिंग डिपार्टमेंट। अच्छा कौन जा रहा है प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर? वर्कर्स। या वर्कर काम करने जाते हैं। वैसे भी टेलर जो भाई साहब है वो वर्कर के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो जैसे बहुत सारे वर्कर अंदर घुसे तो उनके सामने दो गेट दिख रहा था, एक प्लानिंग डिपार्टमेंट दिख रहा था और एक कौन सा दिख रहा था, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो जो लोग प्लानिंग डिपार्टमेंट अंदर गए उनका डिटेल दिख रहे हैं, फिर उसके अंदर भी जाएंगे थोड़ी देर बाद। तो जैसे आप प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर गए, अब प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर तो गया, नया नया नौकरी ज्वाइन किया, मुझे समझ नहीं आ रहा काम कैसे करना है, कहाँ जाना है, कौन से मशीन में बैठना है, कौन सा सामान से हम लोग को मटेरियल को यूज करके बनाना है। तो सबसे पहले तुमको ये पर्सन मिलेगा, जो सर दिखेंगे तुमको। ये सर का नाम क्या है, रूट क्लर्क। ये रूट क्लर्क क्या बताएंगे भैया कि कौन सा मशीन किधर रखा हुआ है, कौन सा मटेरियल कहाँ रखा हुआ है, रूट बताएंगे। कि देखो यहाँ से जाना, वहां पर एक मशीन रखा होगा, वहां दूसरा मशीन रखा होगा, रूट बता रहा है, मशीन ए, मशीन बी, मशीन सी, तुमको इधर उधर जाके काम करना है। तो जैसे फैक्ट्री के अंदर वर्कर जाते हैं उनके पास दो ऑप्शन होता है कि भैया कौन से डिपार्टमेंट में जाओ। तो ये डिपार्टमेंट में घुसे तुम लोग, कौन से डिपार्टमेंट है, प्लानिंग में, वहां पर ये बैठा हुआ है। तो ये हम लोग इसके बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग अभी इसके बारे में पढ़ रहे हैं कि इस डिपार्टमेंट के अंदर एक पर्सन बैठा हुआ है जिसका नाम क्या है, रूट क्लर्क। रूट क्लर्क क्या करता है सर? रूट क्लर्क करता है, he fix the sequence of step and tell the worker on which machine they will work। कौन से मशीन में तुम काम करोगे वो फिक्स करके बता देगा। ठीक है, आप मशीन को पता चल गया कि ऐसे स्ट्रेट जाऊंगा और लेफ्ट ले लूंगा तो मशीन ही मिलेगा। आप पहुंचे, जैसे आगे बढ़े मशीन तक पहुंच गए। मशीन के पास जाने के बाद फिर एक सर और दिखे तुमको। अब ये सर का नाम क्या है, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। हम लोग वैसे भी अभी जो पढ़ रहे हैं क्लर्क के बारे में पढ़ रहे हैं, चार क्लर्क हैं। तो पहला जो क्लर्क था प्लानिंग डिपार्टमेंट, वो क्या बताता है, रूट बताता है। फिर दूसरा जो क्लर्क है वो क्या बताता है, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। अब जब मशीन में चले जाओगे तो मशीन में काम कर रहे थोड़ी ना लग जाओगे, कैसे मशीन को चलाना है, कैसे मशीन को बंद करना है, कितने स्पीड में रखना है, पूरा इंस्ट्रक्शंस बताएगा। तो ही गिव द इंस्ट्रक्शन एंड एक्सप्लेन हाउ टू डू द जॉब इन अ प्रॉपर वे। टेक द जॉब प्रॉपरली, सेलेक्ट करेक्ट ड्राफ्ट बिल लिखा हुआ, स्टार्ट द मशीन। जैसे जिम वगैरह में भी जाते हैं ना, तो मशीन के ऊपर एक स्टिकर चिपका रहता है, अच्छे जिम में जाओगे तो वो कैसे इंस्ट्रक्शंस फॉलो दिया रहता है। तो जैसे तुम आगे बढ़ रहे हो, वर्कर आगे जा रहा है, तो पहला भैया उसको जो सर मिले उसका नाम था रूट क्लर्क, बोले कि इधर से आगे जाके लेफ्ट लेना। फिर जहां आगे गया तो एक और सर मिले, बोले कि इस मशीन को कैसे कैसे काम करते हो, उस मशीन में कैसे कैसे काम करते हो, कौन बता दिया। फिर जब आप मशीन में काम करने लगे तो एक सर आया आपके पास या तुम गए उसके पास, उसका नाम क्या है, तो टाइम एंड कॉस्ट का क्लर्क जो होते हैं ये तुमको बताएंगे इतने बजे मशीन को चालू करना, 15 मिनट का ब्रेक भी देना है, फिर मशीन को शट डाउन करके मोड चेंज करना। टाइम बताएगा कब मशीन को चालू करना है, कब मशीन को बंद करना है, कितना खर्चा उसमें आएगा, वो पूरा तुमको लिख कर दे देगा। तो टाइम बताएगा, कॉस्ट बताएगा, सब लिख कर बता देगा। वर्कर जाकर बताएगा सर मशीन को चालू करो, टाइम नोट कर लो। मशीन को ना टाइम के हिसाब से चलाना पड़ता है। जो बड़े बड़े मशीन होते हैं जिसमें केमिकल वगैरह लगते हैं, कुछ गैस वगैरह लगता है, जो बहुत पावरफुल वाला मशीन होता है उसका टाइम, कंप्रेशर सब नोट करना पड़ता है। तो नोट आउट कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है, ही फिक्स द टाइम ऑफ स्टार्टिंग एंड कंप्लीशन ऑफ द जॉब एंड प्रिपेयर द, कब काम चालू किया, कब काम खत्म किया, क्या मेरा खर्चा रहा है। तो ये सर आपको किसके बारे में बता देंगे, टाइम एंड कॉस्ट। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क।
तो हम जो पढ़ रहे हैं वो इन सर के बारे में पढ़ रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे। एंड लास्ट में आपको एक सर मिलेंगे जो तुम्हारे काम को चेक करते रहेंगे, डिसिप्लिनरी क्लर्क। तो ही सी दैट द वर्कर इज डन इन द ऑर्डरली एंड डिसिप्लिन मैनर, ही एक्सप्लेन द रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जब तुम डिपार्टमेंट में इंटर करे, कौन से डिपार्टमेंट इंटर करे, तो इसके अंदर कितने सर मिले तुमको, चार। चार क्लर्क मिले। चार क्लर्क में से पहला नाम क्या था, रूट क्लर्क, आपको बताएगा कि कौन सा मशीन, कौन सा मटेरियल, कौन कहाँ रखा हुआ है। दूसरा कौन मिला, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, इंस्ट्रक्शंस देगा मशीन को चलाने का, ऑपरेट करने का, कितना मटेरियल डालना है वो। तीसरा कौन था, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, तो टाइम एंड कॉस्ट, टाइम नोट करेगा, स्टार्ट करने का, एंड करने का, कितना खर्चा है वो। और लास्ट वाला कौन है, डिसिप्लिनरी। आओ इसके थ्योरीज पढ़ के देखते हैं क्या दिया इसका थ्योरी। हम्म पहले सीधा इसी में जंप करते हैं रूट क्लर्क के बारे में। नहीं, इतना ही पढ़ा देता हूँ आज, पढ़ो धीरे धीरे। Functional foremanship is the technique tailor suggests the division the factory in, पूरा फैक्ट्री को ही दो डिपार्टमेंट में बांट दो। हाँ, हमने अभी अभी किया, फैक्ट्री को दो डिपार्टमेंट में बांट दिया। आगे क्या कहता है उसके बाद, एक प्लानिंग डिपार्टमेंट और एक कौन सा, अभी हम लोग किसका डिटेल पढ़ चुके हैं, प्लानिंग। तो क्या बोलता है, अ टेलर फेल्ट दैट वर्कर मस्ट बी फ्री फ्रॉम द बर्डन ऑफ द प्लानिंग, वर्कर को प्लानिंग से अलग कर दो। वर्कर को प्लान करना चाहिए कि वर्कर को वर्क करना चाहिए, तो बोलता है कि भैया वर्कर तुम प्लान से बाहर हो जाओ। एंड दे मस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द, किसमें कॉन्सेंट्रेट करो, तू वर्कर है, तू काम कर, प्रोडक्शन कर, ठीक है। टू डेवलप स्पेशलाइजेशन इन द प्रोडक्टिविटी, टेलर सजेस्ट अंडर ईच डिपार्टमेंट देयर मस्ट बी सम फंक्शनल एक्सपर्ट, सबके अंदर एक एक एक्सपर्ट रखो। टू सुपरवाइज, टू गाइड, टू इंस्ट्रक्ट द वर्कर, वर्कर को सुपरवाइज करने के लिए, गाइड करने के लिए, इंस्ट्रक्ट करने के लिए एक एक वर्कर रखो। एज वन फॉरमैन कैन नॉट, देखो देखो, एक फॉरमैन होता है जो वर्कर का हेड होता है, वर्कर में भी जो सबसे ऊपर होता है फॉरमैन होता है, उसके ऊपर सुपरवाइजर होता है। तो बोलता है एक फॉरमैन कैन नॉट बी एक्सपर्ट इन एवरी एस्पेक्ट, हर चीज में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। तो टेलर स्ट्रेस करता है मिनिमम 8 स्पेशलिस्ट, मिनिमम 8 स्पेशलिस्ट, कितना स्पेशलिस्ट रखने बोल रहा है, 8, फॉर द फंक्शनल एक्सपर्ट टू सुपरवाइज एंड गिव ऑर्डर टू द वर्कर। तो टेलर बोलता है कि नहीं, तुम एक काम करो, डिपार्टमेंट को दो हिस्से में बांट दो, वर्कर जो होता है ना, वर्कर को सोचने वाले काम से अलग कर दो, उसको काम करने बोलो। फिर एक फोरमैन जो होता है पूरा काम अकेला नहीं संभाल पाता, उनको गाइड करना, इंस्ट्रक्ट करना, तो इसके लिए तुमको 8 आदमी रखना है। किसके लिए 8 वर्कर रखना है, वर्कर्स के ऊपर 8 लोगों को बैठाना है। तो पहला क्या क्या बोलता है, तो अंडर प्लानिंग डिपार्टमेंट पहला आदमी कौन बैठेगा, पढ़ो क्या लिखा है, द दिस फोरमैन, मतलब सर जो फोटो दिखा रहा था ना सर लोग का, उसको क्या बोलते हैं, फोरमैन। तो दिस फोरमैन इज रिस्पॉन्सिबल टू फिक्स अप द सीक्वेंस ऑफ द स्टेप फॉर परफॉर्मिंग मैकेनिकल और मशीन और मैनुअल, कि कौन मशीन में काम करेगा, कौन मैनुअल काम करेगा, कौन मशीन ए में काम करेगा, कौन मशीन बी में काम करेगा, रूट बता देगा। दूसरा कौन था, इंस्ट्रक्शन, दिस foreman is responsible for giving general instruction necessary to carry on the business on a specific manner, कैसे काम करना है, क्या स्पेसिफिक मैनर होगा, किस तरीके से काम करते हैं, पूरा इंस्ट्रक्शंस देंगे। फिर कौन दिखेगा तुमको, this foreman is responsible to fix up the time for starting का and completion का of the job, कब चालू करना है, कब बंद करना है। ये also prepare the, और क्या बनाता है ये, कॉस्ट शीट का मतलब कितना खर्चा एक मशीन में लग रहा है, क्या ये मशीन ज्यादा बिजली खा रहा है, क्या यहाँ पर वर्कर ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्या ये डीजल ज्यादा लग रहा है इसमें, तो पूरा कॉस्ट शीट उठाएगा। एंड कौन सा है, डिसिप्लिनरी, दिस फॉरमैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द जॉब ऑर्डरली एंड सिस्टमैटिक वे। देखो वर्कर खराब करेंगे ना काम, तो ये जो सर है, कौन सा सर है, डिसिप्लिनरी, इसके ऊपर जाएगा बात, ये अकाउंटेबल बनेगा। तो ये बोलता है कि ये रिस्पॉन्सिबल बनेगा इसके लिए, तो ये उनको चेक करता रहता है, बनाता रहता है। आओ जल्दी जल्दी से चेक करो, ये चारों याद रहेंगे। रास्ते में पहला आदमी, क्लर्क नाम लिखा हुआ है, लेकिन ये लोग सबके सब फोरमैन हैं। उनका नाम है, पहला फोरमैन का नाम है रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन बताएगा, टाइम नोट करेगा, डिसिप्लिनरी बताएगा कैसे कैसे करना। आप ये थ्योरी को भी लिख सकते हो अपने आंसर में, और वहां से भी लिख सकते हो। कौन सा डिपार्टमेंट में जाते हैं सर, कौन सा डिपार्टमेंट जाते हैं, कितने कितने आदमी को रखने बोला था ऊपर में, 8, कितने लोग पढ़ लिए,
अब ये प्रोडक्शन के अंदर 4 हेड मिलेंगे। आओ इसके अंदर कौन-कौन है? ये देखो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर तुमको कौन-कौन मिल रहा है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर सबसे पहले क्या मिला? वर्कर अंदर जा रहा है। वर्कर सारे के सारे किसके अंदर जा रहे हैं? तो वर्कर ऐसे लाइन से जा रहे थे तो देखो वर्कर सब खड़े हैं यहाँ पर, दिख रहा है? सारे वर्कर, उनका एक बॉस मिला। इस बॉस का नाम क्या है? मतलब पूरे वर्कर का एक हेड है, गैंग बॉस है, जो क्या करता होगा? पूरा मटेरियल अवेलेबल कराएगा, पूरा अथॉरिटी देगा तुमको काम करने का, सिखाएगा तुमको काम करना। तो क्या बोलता है? ही अरेंज ऑन द मशीन टूल्स एंड मटेरियल रिक्वायर फॉर द जॉब सो दैट दे देयर इज नो डिले। पूरा अरेंजमेंट करेगा, सब काम करेगा। मतलब बोलते हैं ना, लेबर लोग का जो हेड है, लीडर है, यूनियन है, वो गैंग बॉस है। तो सभी लोग इसकी बात सुनेंगे। देखो यहाँ मशीन लिखा है, ऑल मशीन टूल्स एंड मटेरियल आर रेडी, यू कैन स्टार्ट द वर्क। ये इसका काम है। हम लोग पढ़ाई किसके बारे में कर रहे हैं? वर्कर के बारे में पढ़ रहे हैं कि फोरमैन के बारे में पढ़ रहे हैं? यही है फोरमैन, बोलता सबके अंदर एक रखो। ठीक है, तो ये भाई सब क्या करते हैं? इनका हेड है, गैंग बॉस है। दूसरे क्या है? तो स्पीड बॉस का काम क्या होता होगा? ये ना टाइमर लेकर खड़ा है, जल्दी काम करो, फास्ट काम करो, ये ऑर्डर देके चल जाएगा। ये सब मटेरियल वटेरियल अवेलेबल कराएगा, बोलेगा तुम अपना काम स्टार्ट कर सकते हो, आगे बढ़ जाएगा। फिर एक जन क्लर्क आएंगे, एक और आएंगे बॉस। अब ये क्या कराएंगे? ये जो फोरमैन है, ये तुमसे काम को क्या कराने की कोशिश करेगा? फास्ट कराने। तो देखो क्या लिखता है, मेंटेन द रिक्वायर स्पीड, कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम। टारगेट है 1000, प्रोड्यूस हुआ है 650, टाइम लेफ्ट है 2.15। तो जल्दी जल्दी उससे काम करवा रहा है। तो ये बॉस का काम क्या है? स्पीड बॉस, काम को स्पीड कराए। फिर अचानक काम करते 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 मशीन खराब हो गया, मशीन रुक गया, तो ये नहीं करेगा। ये नहीं करेगा, उसके लिए एक आदमी को और रखे रहते हैं, जिसका नाम क्या है? रिपेयर बॉस। तो रिपेयर बॉस क्या करता है? ही इंश्योर दैट ऑल द मशीन एंड टूल्स आर इन अ गुड वर्किंग कंडीशन। सब ये सब चेक करता रहेगा, इंजीनियर जैसा होगा। आई विल कीप ऑल द मशीन एंड टूल इन अ परफेक्ट वर्किंग कंडीशन। तो यहाँ पर वर्कर लोगों से काम करते करते डिले हो रहा है, प्रॉब्लम आ गया, तो ये एक बॉस को बुलाएंगे, जिसका नाम क्या है? एंड लास्ट में इनका एक और बॉस बैठा है, जो ये ऑर्डर दिया, जो ये किया, तो उसको क्या करता है? ये चेक करता है। उसका नाम क्या लिखा हुआ है? इंस्पेक्टर। तो इंस्पेक्टर क्वालिटी को चेक करता है। ही कीप्स अ चेक ऑन द क्वालिटी ऑफ आउटपुट एंड इंश्योर दैट ओनली गुड क्वालिटी प्रोडक्ट आर पास्ड। चेक द क्वालिटी केयरफुली, ओनली परफेक्ट प्रोडक्ट विल बी एक्सेप्टेड। तो ये यहाँ पर कितने लोग बैठे हैं? 4। ये लोग कहाँ बैठे हैं? प्रोडक्शन में। वो लोग कहाँ बैठे थे? प्लानिंग में। प्लानिंग में कितने लोग बैठे थे? और इसके अंदर भी कितने बैठे? 4। डिपार्टमेंट कितना? 2। पहला डिपार्टमेंट प्लानिंग, दूसरा, और वो टेलर बोलता है कि सबके ऊपर एक एक आदमी को रख लो, जिसको क्या बोलते हैं? 8 बॉस। तो 8 बॉस में से पहला था रूट क्लर्क, दूसरा था इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, तीसरा था टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, चौथा था डिसिप्लिनर। यहाँ पर आते बॉस में, तो पहला बॉस था गैंग बॉस, जो हेड था उनका। दूसरा कौन था? तीसरा, सबकी अपनी अपनी ड्यूटी है। अच्छा, काम ये लोग नहीं करते, जरूरत पड़ने से आएंगे, ठीक है, देखते रहेंगे। और एक लास्ट कौन है? क्वालिटी। क्वालिटी को चेक करने वाला कौन है? इंस्पेक्टर। अब मैं इस वाले टॉपिक को तुमको एक तरीके से और बताता हूँ। देखो क्या होता है, कई बार शादियों में, फंक्शंस में जब खाना बनता है, तो उनका एक मेन हेड मिस्त्री होता है। मेन मिस्त्री होता है, वो कौन होता है? सामान वामान लिख देगा, सब सामान वामान मंगवा देगा, वो अपना चेयर में बैठा रहेगा। फिर एक दूसरा आदमी रहता है, जो कौन रहता है? मेन हेड मिस्त्री चेयर में बैठा रहता है। वो बस बस देखता रहेगा। और एक जन होता है जो बहुत फास्ट फास्ट काम करता रहता है, इधर से सामान लाएगा, उसको भिंगाएगा, करेगा, मिक्सी में पीसते वीसते, कुछ सब काम करता रहता है। वो कौन है? और उसको ऑर्डर कौन देता रहता है? चल ये कर, ये कर, ये कर। वो चेक करेगा, बस क्वालिटी चेक करता रहेगा। ठीक है। अचानक से लाइट गोल हो गया, मशीन खराब हो गया, या कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो इन लोग फोन करके एक को बुलाते हैं, जो कौन है? ये पार्टी वगैरह में कहीं के घूमता रहता है। अचानक से पावर कट हो गया, या कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ गया कि मशीन नहीं चल रहा है, या पार्टी में गैस बंद हो गया, ये हो नहीं रहा, तो फिर एक को बुलाते हैं, जिसका नाम क्या है? वो बस रिपेयर करता है, फिर ऊपर ऊपर घूमता रहता है। और हमारे परिवार से एक को बैठा देते हैं, जहां खाना बनता रहता है वहां से हमारे फैमिली में से एक आदमी को बैठा लेते हैं, और वो क्या करता रहता है? तुम्हारा टेस्ट करता रहता है सब चीज को। भैया देखो, तो ये बन गया, इसको टेस्ट करके देखो नमक है कि नहीं। तो वो ये बैठा हुआ है, ये हर जगह चलता है। टेलर वही बता रहे कि भैया ये जो प्रोसेस है, ये सब जगह लगा सकते हो तुम। तो बताओ, ये कितने सारे बॉस हम लोग को यहाँ पर मिल गए? 4 बॉस। तो ये उनके ऊपर बना हुआ। आओ इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। लड़के लोग को तो मौका मिलता है वहां पर बैठने का, खाना वगैरह टेस्ट करने का। चलो पढ़ो क्या लिखा हुआ है। गैंग बॉस का काम क्या है? ही अरेंज ऑल द मशीन टूल्स अदर रिसोर्सेज रिक्वायर फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द जॉब, सो द ही दैट
देयर इज नो डिले, वही जो ऊपर लिखा था वही नीचे लिखा। फिर क्या लिखता है, दिस फॉरमैन इंश्योर टाइमली कंप्लीशन ऑफ द वर्क, बुक से पढ़ना ये कुछ लिखा होगा। रिपेयर क्या करता है, दिस बॉस इंश्योर दैट द मशीन विल बी टूल कीप्ट इन अ वर्किंग कंडीशन एंड इंस्पेक्टर दिस बॉस वे कीप अ चेक ऑन क्वालिटी, सेम लिखा हुआ जो बॉक्स बॉक्स में लिखा था वही लिखा हुआ। बोलो याद हो जाएगा। क्या है टेक्निक का नाम, हेड क्या हेड, फंक्शनल मतलब काम, फोरमैनशिप, फोरमैनशिप मतलब जो वर्कर लोग 8 लोग थे उनको काम के हिसाब से बांट दो, तो फंक्शनल फोरमैनशिप का थ्योरी चालू होता है तुम्हारा यहाँ से। डिपार्टमेंट को कितने टुकड़े में बांट देना चाहिए सर, 2 टुकड़ों में। फिर बोलता है कि वर्कर को फ्री कर दो प्लानिंग से, वो अलग अलग काम करे, ये लोग अलग काम करे, इसके लिए हम लोग को हर एक के पीछे एक एक आदमी को बैठाना पड़ेगा। तो एक बड़ा सा आंसर है, जब इसको लिखोगे तो एक पन्ना भर जाता है इसके ऊपर आंसर। ठीक है, कार्टून तो तुमको नहीं बनाना है, बढ़िया से याद कर करना है, छोटे छोटे आंसर है। अगला सर, हाँ अगला क्या है, ये इसका एक समरी नोट यहाँ बना हुआ है, देख लो। फैक्ट्री मैनेजर, प्लानिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इसके अंदर देखो कुछ गड़बड़ है क्या, क्या गड़बड़ है सर। हाँ, और इसके अंदर चारों के चारों है, इसलिए कल इसको नहीं पढ़ा रहा था मैं, मतलब मेरे को पसंद नहीं, आज मैं खुद से बैठ के बनाया। यस सर। आ जाओ, अगला क्या लिखा हुआ है, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। सर स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है ये, क्या है स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब, देखो ये पैकेट है, 25 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम या जो भी पैकेट होगा। अब ये पैकेट तुम ऑल ओवर इंडिया में खरीदो, इसका साइज ऊपर नीचे होता रहेगा कि सेम रहेगा, और प्रिंट का कलर, प्लास्टिक का सेम टू सेम रहेगा, पैकेज का स्टाइल भी, लोगो वगैरह भी स्टाइल। चलो ये ऊपर की बात करें, अंदर की बात चलते हैं। अंदर का जो चिप्स की क्वालिटी होगी, उसका टेस्ट होगा, जो उसका साइज जो होगा, जितना ग्राम रखना है वो सब अलग अलग रखेंगे, सेम रहेगा। तो मतलब कंपनी ने कितना ज्यादा मेहनत किया होगा कि सामान को स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखे हैं, हर बार सेम टू सेम आना चाहिए। तो अब हर बार प्रोडक्ट आपका सेम रहेगा, सेम साइज, सेम क्वालिटी, सेम कलर, सेम फ्लेवर, सब कुछ सेम रहेगा, और उतना ही हमेशा सेम रहेगा, तो उसको क्या बोल देंगे, स्टैंडर्डाइजेशन। तो स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए कितना मुश्किल है सर, एकदम सेम टू सेम बनाना। तुम्ही को एक क्वेश्चन को 2 बार बनाने बोलूंगा, एक ही आंसर को 2 बार लिखने बोलूंगा तो अलग अलग तरीके से लिख दोगे। अब मैं ही यही आंसर को 2 बार पढ़ा बोलूंगा, कल पढ़ाऊंगा तो कुछ अलग तरीके से बोल दूंगा। लेकिन नहीं, एवरीथिंग सेम होना चाहिए। एवरीथिंग सेम होने के लिए मशीन जरूरी है वैसा, ह्यूमन करेगा तो सेम टू सेम रहेगा। हाँ, तुम्हारे घर में भी जो खाना बनाते हैं वो लोग हर दिन हर बार खाना अलग, वही सब्जी को मम्मी अलग अलग तरीके से बना देती है, वही टेस्ट, अरे पिछली बार तो अच्छा बनाई थी इस बार अच्छा नहीं बना। स्टैंडर्डाइजेशन कहाँ होता है, ह्यूमन जब करता है तो क्या नहीं होता, स्टैंडर्डाइजेशन होता है, और जब मशीन करता है तो क्या बनता है, स्टैंडर्डाइजेशन बनता है। तो देखो क्या लिखता है, आ, मशीन दिख रहा है तुमको, यही मशीन है, ये कटिंग करता है, पोटैटो वॉशिंग हो गया, स्लाइसिंग हो गया, फ्राइंग हो गया, सीजनिंग हो गया, पैकेजिंग हो गया। अब ये सब काम कौन कर रहा है, मशीन। तो मशीन से कभी भी गड़बड़ होगा, तो तुम्हारे को स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए परफेक्शन ऑफ क्या चाहिए, मशीनरी, सही मशीन चाहिए। अच्छा, जिस दिन मशीन चेंज होगा तो फिर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो स्टैंडर्डाइजेशन बोलता है, पढ़ो क्या लिखता है, स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स यूजिंग द सेम स्टैंडर्ड ऑफ मेथड, सेम मेथड लगाओ, सेम टूल लगाओ, सेम प्रोड्यूसर फॉर द डूइंग अ जॉब। सिंप्लीफिकेशन का मतलब कुछ और है, थोड़ी देर बाद बताऊंगा। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब समझ में आ गया क्या बोल रहा हूँ, क्या क्या चाहिए सर, सेम स्टैंडर्ड ऑफ मेथड, टूल्स, प्रोसीजर सब सेम होना चाहिए। आगे, सेम मशीन, सेम मेथड, सेम क्वालिटी, सेम स्टैंडर्ड आर यूज फॉर द ऑल फैक्ट्री, जितने फैक्ट्री होगा सब जगह सेम लगा होगा। तो इससे हमारा रिजल्ट आएगा। हाँ ये सब सही लिखा हुआ है। चलो आओ स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में पढ़ के दिखाता हूँ। फोटो कौन पड़ेगा, यहाँ सब लिख के रखे हैं तुम्हारे लिए, पढ़ो। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, ठीक है, क्या हो गया, हम्म, साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑलवेज इम्फेसिस, साइंटिफिक मैनेजमेंट जोर देता है ऑन द, किस पर जोर देता है भैया, मेंटेनिंग द स्टैंडर्ड रिलेटिंग टू एवरी स्टेप ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन। तो स्टैंडर्डाइजेशन बोलता है कि भैया मैं हमेशा ना तुम एक जैसे ही बनाओ, देखो क्या लिखा हुआ है, मेंटेनिंग स्टैंडर्ड रिलेटिंग टू एवरी स्टेप ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन, हर एक्टिविटी में स्टैंडर्ड मेंटेन करो। आगे, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द आउटपुट इज पॉसिबल, ये स्टैंडर्डाइजेशन तब हो सकता है, आउटपुट एकदम सेम स्टैंडर्ड क्वालिटी का तब बन सकता है जब, इफ स्टैंडर्ड्स
is maintained right for the selection of tools, equipment, machine to use, maximum to output by keeping in the mind the quality standard. मतलब सब कुछ एकदम सेम रहेगा तब बनेगा. स्टैंडर्डाइजेशन डज नॉट मीन्स ओनली द क्वालिटी स्टैंडर्ड. देखो हम बच्चे सोच सकते हैं स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब ये क्वालिटी वाला नहीं, एक जैसा कोई स्टैंडर्डाइजेशन बोल रहे हैं, क्वालिटी थोड़ी ना बोल रहा है. देखो बोल रहा है इसका ये मतलब है कि क्वालिटी स्टैंडर्ड हो नहीं, बट इट रिफर्स टू द सेटिंग अप स्टैंडर्ड्स फॉर द साइज, टाइप, वेट, मेजर एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. कितना अच्छा लाइन लिखा हुआ है कि जब हम लोग कोई मार्केट से सामान खरीदते हैं तो मार्केट के जितने सामान होते हैं सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के होते हैं. क्वालिटी नहीं, स्टैंडर्डाइजेशन होते हैं. मतलब आपको अगर वो सोप निकाल के दे रहा है तो उसके दुकान में अगर 10 स्टॉक सोप है तो एक निकाल के देगा, तुम एक ले लोगे. समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? डी मार्ट में चलते हैं, मैगी का पैकेट रखा हुआ है, एक पैकेट उठा के रख लेंगे. इतना सारा था, तुम छांटने थोड़ी ना बैठ जाते हो. कैसे छांटने का मतलब समझ रहे हो? जब हम लोग सब्जी लेने जाते हैं तो ये बेस्ट है, ये अच्छा है. स्टैंडर्डाइजेशन मतलब कंपनी ने सबको कैसे बनाया सेम. कौन सा दो, अरे कोई भी दो, सब तो सेम है. कोल्ड ड्रिंक के स्टोर में क्या पूरे कोल्ड ड्रिंक्स के बॉटल रखे, कोई भी एक दे दो, सब तो सेम ही है. तो उसका मतलब है स्टैंडर्डाइजेशन का क्वालिटी, मेजर, वेट, टाइप, एवरीथिंग सेम है. वही अगर हमारे घर में कोई सामान बनता है खाने का, जैसे मान लो कुछ डिश बनाए खाने का, तो प्लेट में देखते हैं अच्छा इसके प्लेट में ज्यादा है, इसके प्लेट में कम. हम बच्चे तो जो ज्यादा वाला उसको ले लेते हैं, या जो ज्यादा अच्छा दिख रहा है उसको खा लेंगे. होटल में जब रेस्टोरेंट में जाते हैं डिश ऑर्डर करते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन थोड़ी ना अलग अलग दिखता है, जो अच्छा दिख रहा है वो ले लेते हैं. तो ये स्टैंडर्डाइजेशन बता रहा है. आगे तुम्हारी जो पूनम गांधी की बुक रखी सामने में, किसका बुक अच्छा है? हम सबके पास है पूनम गांधी की बुक. तेरा बुक अच्छा नहीं, इससे नहीं पढ़ाऊंगा, तेरा बुक अच्छा इससे पढ़ाऊंगा, इसका क्या मतलब होता है? सबका बुक कैसा होगा? नहीं सर, आपका ना जो बुक का पेज है ना वो जो व्हाइट व्हाइट ज्यादा अच्छा दिख रहा है, मेरा बुक ना थोड़ा व्हाइट कम है. ऐसा करके अजीब सा छाटने मत लग जाना. कई लोग होते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक का बोतल भी खरीद रहे हैं, ये वाला नहीं बोला दो, अरे दोनों सेम है. स्पेशली कौन करता है ऐसा, समझ गया सभी. हाँ, ये वाला सामान अच्छा नहीं, दोनों सामान सेम दिख रहा हुआ. भैया ये वाला मोबाइल पसंद नहीं आ रहा, दूसरा मोबाइल दो, अरे दोनों तो सेम है, कलर भी सेम, नहीं मेरे को वही वाला चाहिए. कौन बोलता है ऐसा, समझ गए? ए लड़की लड़की कौन चिल्ला रहे है पीछे से? चलो पढ़ो आगे. स्पेसिफिकेशन. हाँ, सिंप्लीफिकेशन. अच्छा अभी हेडिंग में पढ़ो क्या लिखा है, किसके बारे में हमने पढ़ा सिर्फ और सिर्फ. अब किसके बारे में पढ़ेंगे? क्या स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब स्टैंडर्ड क्वालिटी बनाना, एक जैसी क्वालिटी बनाना. हाँ, वेट सेम, कलर सेम, साइज सेम, सब कुछ सेम होना चाहिए. किसके बाद चल रही है? सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है, फ्यूल बताते हैं, सॉरी टेलर बताते हैं कि अगर तुम 10 स्टेप का सामान बना रहे हो तो उसको हटाओ, 2 या 3 चीज बनाओ, सिंपल करो काम को. मियाँ समझ में क्या बोला मैं? आप बहुत सारे वैरायटी का सामान बनाते हो, मैं ये भी बनाता हूँ, ये बनाता हूँ, ये बनाता हूँ, तो आप उलझे हुए. आप सिंपल क्या करो, कौन सा सामान करो, सिंपल कर लो. सिंपल मतलब वैरायटी को कम करके कुछ ही चीज बनाओ, लेकिन उसको अच्छे से बनाओ. तो देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, सिंप्लीफिकेशन. सिंप्लीफिकेशन emphasis on the elimination of unnecessary diversity of the product. अलग अलग डाइवर्सिटी बना के रखे वो सब नहीं चाहिए. साइज एंड टाइप. As more variety means more stock, more type of machine, more labor, more cost. भैया अलग अलग सामान बना रहे तो बहुत सारा सामान लगेगा. By simplifying the task, there can be economy in use of machine, labor, inventory, maintenance, etc. It will also help in improving the quality and reduction of the cost. अब आपकी कंपनी बहुत सारे आइटम्स बनाती है, बोले नहीं एक काम कर, वैरायटी को कम कर दे, कुछ ही बना, अच्छा बना, तब जाकर तू क्या दे पाएगा, और तब तेरा खर्चा भी क्या होगा, कम होगा. समझ पा रहे हो कि क्या है? जैसे कि किसी एक कंपनी का नाम ले लेते हैं हम लोग जो बहुत सारे वैरायटी का सामान बनाता है. एप्पल की कंपनी फ्रिज बनाती है, टीवी भी बना देती है, आता है बहुत कम. बाइक कार भी बनाती है, नहीं भैया मोबाइल में ज्यादा उसका खासियत है. टैब बना लेगी, ये मैकबुक या फिर लैपटॉप बना देती है, ऐसे कुछ चीजों पर है जिसमें उसका खास है. तो बोले बहुत सारा वैरायटी मत बनाओ. वैसे इंडिया में जो कंपनी है एलजी की कंपनी, इंडिया में नहीं, एलजी की कंपनी जो है वो क्या क्या बनाती है, टीवी बनाती है, फ्रिज भी बनाती है, लैपटॉप भी बना देती है, मोबाइल भी बनाती है, और एसी बना रही है, बहुत सारा सामान, माइक्रो ओवन बना रही है, इतना सारा वैरायटी है. तो बोला कुछ चीज बना लेकिन अच्छा बना. तो एलजी का हम सब थोड़ी ना खरीदते हैं. एलजी का ज्यादातर आप खरीदना पसंद करोगे तो टीवी ज्यादातर लोग खरीदते हैं, फ्रिज खरीदते हैं, एसी तो खरीदते हैं. मोबाइल किसके पास? एलजी का. एलजी का मोबाइल आता है पता है ना तुमको. हाँ, फ्रिज एसी भी आता है. नहीं, तो हर कोई कंपनी ना अपने अपने स्पेसिफिक में है, तो वैरायटी बहुत सारा मत बनाओ, कम बनाओ, ठीक से बनाओ. सुने?
A soft drink company produce bottle of only 250 ml, 500 ml, 1 liter size, use the same packaging of the procedure. ठीक है, रिजल्ट कोई मतलब नहीं है, हो गया। बोलो बोलो बोलो। पहला टेक्निक, टेक्निक नंबर 1, फंक्शनल फॉर्मैनशिप। कितना डिपार्टमेंट, कितने पर्सन? 8, 8 लोग चाहिए। पहला चार अलग, चार अलग। फिर किसका पढ़े, किसके बारे में? स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंपलीफिकेशन। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब क्वालिटी, वेट, हाइट, शेप, कलर, एवरीथिंग क्या होना चाहिए? सेम। सिंपलीफिकेशन का मतलब होता है वैरायटीज को कम करो, स्टॉक को कम करो, कुछ बनाओ, अच्छा बनाओ। क्लियर रहेगा इतना? ठीक। लेस एग्जांपल यहाँ था। अगला क्या है ये? यही पेपर में सबसे ज्यादा आता है, वर्क स्टडी। तो टोटल 4 टाइप की स्टडीज है। कितने स्टडी टोटल इसमें? 4। पहला स्टडी कौन सा है? फैटीग स्टडी। आगे दिखाते जाता हूँ, उसके बाद फिर पलटाऊंगा मैं। फैटीग स्टडी। दूसरा क्या है? मेथड स्टडी। तीसरा क्या है? मेथड स्टडी के बाद मेरा सिस्टम बंद हो गया, मैं बना नहीं पाया। कौन सा स्टडी? टाइम स्टडी। एंड टाइम स्टडी के बाद एक और होगा तुम्हारा, कौन सा? मोशन स्टडी। टोटल कितने स्टडी होती हैं? इन स्टडी को मिलाकर क्या बोला इसने? हम सब इसको बोलते हैं वर्क स्टडी। क्या बोलते हैं इसको? वर्क स्टडी। कहाँ गया? वर्क स्टडी। तो टेक्निक्स में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितने टाइप की स्टडी होती है? पहला नाम ही याद करो, पहला नाम। दूसरा मेथड। दूसरा क्या है? मेथड। तीसरा टाइम। चौथा, अब फैक्ट्री लगा हुआ है। ये फैक्ट्री बैठी हुई है, मैं ऊपर से खड़े होकर देख रहा हूँ। तो मुझे एज अ मैनेजर एक पेपर पकड़ लेना चाहिए और मुझे अपने वर्कर्स को देखते रहना चाहिए। जैसे मैं यहाँ से पढ़ा रहा तो मैं तुमको देखता रहता हूँ। तो तुम्हारे को पढ़ाते 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 जब बहुत समय हो जाता है, दूसरी क्लास तुम्हारे को तो कम पढ़ाता है, दूसरी क्लास को पढ़ाते पढ़ाते बहुत समय होता है, तो तुम्हारा हाव भाव चेंज हो जाता है। फिर मैं लगता है कि अरे बच्चे थक गए हैं। थक गए तो उसका स्टडी कर लिया कि ये लोग ना 2 घंटा पढ़े उसके बाद थक गए। कौन सा स्टडी कर रहा हूँ? फैटीग स्टडी कर रहा हूँ कि 2 घंटे में थक जाते हैं, फिर इनको अगर आधा घंटे का ब्रेक दूंगा तो फिर ये पढ़ने वापस लग जाएंगे। तो इसी के बारे में पूरा का पूरा फैटीग स्टडी, थकावट के बारे में लिखा हुआ। आओ पढ़ते क्या लिखा हुआ दिख रहा है? ये जो मैं बोल रहा था, खड़ा हूं मैं, मुंह छूछ भी आ गया है? नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये काम कर रहा है और क्या कर रहा है? नोट कर, देख रहा है कितने बजे काम चालू किया, कितने देर तक काम कर रहा है। हाँ, अच्छा काम कर रहा है। फिर धीरे से देखेगा क्या हो गया, और उसको किसकी जरूरत पड़ेगा? रेस्ट की जरूरत पड़ेगा। अब रेस्ट की जरूरत पड़ेगा तो लिखेगा इतना देर लगातार काम किया, उसके बाद रेस्ट हो गया। फिर ऐसे चेक करते रहेगा। फिर चेक करो क्या लिखता है। ऑब्जर्व द वर्कर, वर्कर को ऑब्जर्व करे। नोट द टाइम ऑफ फैटिग, उसको चेक करे कि हाँ इतना देर तक था, फिर थकावट आ गया। फिर उसको क्या दे देना बोलता है? गिव रेस्ट इंटरवल। फिर नोट रेस्ट ड्यूरेशन, कितना टाइम उसको ब्रेक मिला वो चेक करो, कितना देर वो रेस्ट लिया। एंड फिक्स द रेस्ट इंटरवल, उसके हिसाब से सबको बता दो। तुम्हारे स्कूल में कौन से पीरियड के बाद इंटरवल होता है? 4 सेकंड के बाद भी हो जाता है? इतने भूखे हो तुम? सेकंड के बाद ही खाने मिल जाता है? देखो, कोई बोल रहा है सेकंड, कोई बोल रहा है थर्ड, कोई बोल रहा है 4। जनरली 4 होता है, मिलता ही नहीं। कौन सा स्कूल है भाई? तेरे स्कूल में इंटरवल नहीं मिलता? तो तू स्कूल नहीं जा रहा, तेरे को पता नहीं चल रहा, तो पूरा फुल इंटरवल में बैठा है घर में, छुट्टी में बैठा है तू घर में। तो देखो, 4 के बाद ही जनरली मिलता है। वो कुछ में मिनी ब्रेक, छोटा ब्रेक हो जा रहा होगा, उसके बाद 4 मिला नहीं मिला नहीं पता। तो ये जिसने बनाया होगा ना, वो भी कौन सा स्टडी करा होगा? ग्रेड 1 अच्छा एनर्जी से पढ़ेंगे, 2 भी पढ़ लेंगे, 3 से धीरे धीरे टाइट चालू होता है। चौथा पीरियड तो तुमको कुछ समझ ही नहीं आता, क्योंकि चौथा के बाद जस्ट इंटरवल होना है, तो चौथा पीरियड वेस्ट होता है। कई बार वहां पढ़ाई भी नहीं होती, 1 2 3 में ही होती है। फिर ब्रेक मिल जाता है, ब्रेक के बाद खा लिए, फिर 5th 6th 7th तो और पढ़ाई नहीं होती तुम्हारी। तो वो एक स्टडी चल रहा है। बंद करो बात, इधर पढ़ो क्या लिखता है। This technique of scientific management is conducted to find out the frequency of rest interval, duration of rest interval, number of rest interval, frequency, duration, number. चेक कर लिया। नीड फॉर रेस्ट इंटरवल, अ पर्सन इज बाउंड टू गेट टायर्ड, क्या एक आदमी थकेगा? 100% बाउंड टू टायर्ड। व्हेन ही इज परफॉर्मिंग अ जॉब फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, देयर इज ऑलवेज नीड फॉर अ रेस्ट इंटरवल। सब थ्योरी में लिखा हुआ है। इसके बाद ये चेक कर लिए और उसके बाद उसको ब्रेक देना चालू कर दिए। आओ थ्योरी पढ़ो, क्या बताता है इसका थ्योरी।
धीरे धीरे पढ़ना सब मेरे साथ साथ। अरे हाँ, फटीग स्टडी पढ़ो। दिस टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करना है? फटीग स्टडी क्यों करते हैं? तो पहला फाइंड आउट क्या करना है? द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल, द ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल, द नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल। तीन चीज चेक करना है। फ्रीक्वेंसी कितने बार वाला हो गया, ड्यूरेशन और नंबर कितने बार उसको देते चलना है। टू कंडक्ट फैटिग स्टडी, टेलर सजेस्ट टू ऑब्जर्व एन एवरेज वर्कर। देखो 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 किसको किसके बारे में वो क्या करना चाहता है? ऑब्जर्व करना चाहता है किसको? क्यों भैया? तीन टाइप के लोग होते हैं। एक तो आलसी, उसको देखेगा तो तेरा फैटिग स्टडी तुरंत हो जाएगा, बोलेगा कि नहीं भैया इसको आराम ही दे दो, वो तो काम ही नहीं करता। और एक होता है जो कभी थकता ही नहीं है, जो एक्स्ट्रा एफिशिएंट वर्कर होता है, जो सुबह शाम काम करेगा तो भी नहीं थकेगा। लेकिन मैक्सिमम लोग किस टाइप के होते हैं? एवरेज। तो बोलता है एवरेज वर्कर का स्टडी करो, एवरेज वर्कर का स्टडी करे, ठीक है। व्हेन ही इज परफॉर्मिंग अ जॉब, जब वो काम कर रहा है तो उसका स्टडी करो। एंड नोट डाउन द टाइम व्हेन दैट वर्कर स्टार्ट गेटिंग टायर्ड। देखो चेक करते कि एक एवरेज एक वर्कर है, कितना देर काम किया और कितने देर में थक गया, उसको लिख लिया। एंड व्हेन हिज एफिशिएंसी लेवल स्टार्ट डिक्रीजिंग, और कब उसका एफिशिएंसी गिरने लग गया, कब वो स्लो काम करने लगा, वो चेक कर लो। देन गिव हिम, एकदम सिंपल कहानी टाइप का बोल रहा है कि जाओ एवरेज लोग को देखो और लिखना चालू करो, जब वो थक जाएगा तो उसको लिख लो। दिस टाइम कैन बी नोटेड, अच्छा दिस टाइम कैन बी नोटेड टू डिसाइड फ्रीक्वेंसी द रेस्ट इंटरवल एंड ड्यूरिंग द ब्रेक आफ्टर हाउ मच टाइम द वर्कर बिकम फ्रेश। अच्छा, ब्रेक देने के बाद चेक करो कितना देर के बाद ये वापस फ्रेश हो जाता है, कितने देर के बाद वापस उसकी एनर्जी आ जाती है टू रिजॉइन द वर्क। कैन बी द टाइम फॉर द रेस्ट इंटरवल। सो इफ द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम फॉर द रेस्ट इंटरवल इज फिक्स्ड बाय द ऑब्जर्विंग वर्कर, डेफिनेटली इट विल मोर साइंटिफिक। तो बोलता है कि जाओ एवरेज वर्कर को देखो, कितना देर वो काम करते करते थकता है, कब उसकी एफिशिएंसी गिरती है, उसको नोट कर लो, फिर उसको ब्रेक दे दो। और फिर देखो कितने देर में खाने पीने के बाद रिलैक्स करने के बाद वापस उस एफिशिएंसी आता है, उसको लिख लो। तो मैं चेक करता हूँ कि तुम लोगों का इंटरवल होता है आधा घंटा, आधा घंटे का पीरियड होता है, कितने? 40 चार चार आठ 12 16, 160 मिनट के बाद तुम पूरा टायर्ड हो जाते हो। उसके बाद तुम लोगों को ब्रेक कितने मिनट का मिलता है? 30। किसी के स्कूल में 15 मिनट का मिलता होगा। उसके बाद वापस री एनर्जी आ जाता है, फिर से तुम चालू कर सकते हो। तो इसी को नोट कर लिए, इसी को नोट करके स्कूल डिसाइड कर लेता है, फैक्ट्री डिसाइड करता है, तो आपसे बता देगा फैक्ट्री इस सभी को 3 घंटा काम करना है, 15 मिनट का ब्रेक मिलेगा, फिर आपको वापस 3 घंटे का काम करना है, फिर आधा घंटे का ब्रेक मिलेगा, ऐसे करके पूरा लिस्ट बना देते हैं। तो ये कहाँ से आया सर? ये अपने मन से आ रहा है क्या? नहीं, ये कैसे आ रहा है? वो रिसर्च कर रहा है, साइंटिफिक रिसर्च कर रहा है। तो इसी स्टडी को कौन सा स्टडी बोलेंगे सर? फैटिग स्टडी। सिंपल सा याद कर लेना है इसको, पढ़ते पढ़ते अपने ओन लैंग्वेज में भी लिख देना चलेगा। आगे बढ़ते हैं, फिर कौन सी स्टडी की बात करते हैं ये लोग? कौन सा स्टडी? मेथड स्टडी। तो दो ही तो मेथड होता है, या तो वर्कर किससे काम करेगा? हाथों से, लेबर। या वर्कर किससे काम करेगा? अब आपको कौन सा मेथड चलाना चाहिए बताओ? जिसमें खर्चा, हाँ सही बोलो ना, जिसमें खर्चे, जिसमें कॉस्ट कम आएंगे। तो चेक करते हैं लोग, मेथड नंबर 1 दे दिया, लेबर इंटेंसिव मेथड। तो मोर लेबर रिक्वायर, मोर टाइम टेकन, हायर कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, लोअर आउटपुट हो रहा है। फिर बोलता है विच मेथड विल बी मैक्सिमम बेनिफिट टू द मिनिमम कॉस्ट। फिर चेक कर रहा है मेथड 1 में हाई हाई हो रहा है, मेथड 2 में लो लो हो रहा है, तो इसमें बैठा देते हैं। तो यहाँ देखता है लेस लेबर रिक्वायर, लेस टाइम टेकन, लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हायर आउटपुट। तो चेक कर लिए, बोले कि नहीं ज्यादा बेटर ये लग रहा है। तो ये कैसे डिसाइड हुआ? लोग कौन सा स्टडी कर रहे थे? मेथड स्टडी कर रहे थे। चलो इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं, पढ़ो मेरे साथ साथ। Method study. The method study technique of scientific management is conducted to find out the one best method or way of performing the job which keeps production cost, बोलो, जो कॉस्ट को क्या करता है? कम।
और मेक्स मैक्सिमम यूज ऑफ द रिसोर्सेज। बोलो कौन सा मेथड अच्छा है, मशीन से कि लेबर से? नहीं पता, नहीं पता, वो तो फोटो में से दिखा दिया है। कौन सा अच्छा नहीं पता, जो आपका क्या करता है सर, कॉस्ट को और प्रॉफिट को क्या करता है, मैक्सिमाइज। टेलर भाई सब क्या बताते हैं, टेलर सजेस्ट दैट मेथड ऑफ द प्रोडक्शन शुड नॉट बी डिसाइडेड बाय रूल ऑफ थंब। पुराने मैनेजर लोग रूल ऑफ थंब मत लगाओ, बट ऑल द मेथड मस्ट बी, एक बार ट्राई करो, इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड वन विच ब्रिंग, जो मेथड तुमको क्या देता है और क्या देता है, मिनिमम कॉस्ट, शुड भी क्या हो जाना चाहिए, सेलेक्टेड। ठीक है। अब सर हम लोग भी तो मेथड स्टडी करें, कैसे? पहले रिवैल्यूएशन बनाऊंगा, फिर कैपिटल बनाऊंगा, फिर बैलेंस शीट बनाऊंगा। कितना टाइम लगता है नोट करूंगा, और मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है नोट करूंगा। फिर दूसरा मेथड होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, तीनों को साथ में बनाऊंगा, फिर टाइम नोट करूंगा। तो एक दिन घर में बैठ के नोट करना सी, टाइम स्टॉप वॉच मोबाइल से चालू कर लेना, एक बार सिर्फ रिवैल्यूएशन बनाना, उसके बाद कैपिटल बनाना, उसके बाद बैलेंस शीट बनाना, उसका टाइम नोट करना जब वो मैच हो जाएगा। फिर एक बार मेरे तरीके से बनाना तीनों से, फिर तुमको पता चल जाएगा कौन सा ज्यादा अच्छा है। तो वो कौन से स्टडी में आ जाएगा तुम्हारा, मेथड स्टडी। To determine the best way, there are certain parameters right from the procedure। ये इतना सारा नहीं भी पढ़ोगे चलेगा, तुम इतना भी लिख दोगे चलेगा, ये अपने आप में कंप्लीट आंसर होता है। ये पैरा मैं काट देता हूँ, ठीक है। हाँ, अब आते हैं कौन सा मेथड, कौन सा स्टडी। बोलो क्या क्या हो गया, फैटिग हो गया, और क्या हो गया तुम्हारा, अब कौन सा स्टडी, टाइम स्टडी का नहीं बना पाए, वो नहीं बन रहा था, वेबसाइट ही बंद हो रहा था। तो सुन अब क्या करना है, टाइम स्टडी का, ये कल भी बता रहा था, आज भी बता रहा हूँ, टाइम स्टडी। कितना टाइम देना चाहिए तुमको एक क्वेश्चन को बनाने के लिए? मैं कल बोल रहा था, बोलो कितना टाइम देना चाहिए क्वेश्चन को बनाने में? 15 मिनट। 15 मिनट गलत बात है। क्या करना चाहिए तुमको, क्वेश्चन बनाने दे देना चाहिए, और मुझे अपना स्टॉप वॉच चालू कर लेना चाहिए। मुझे चेक करना चाहिए कि तुम कितने देर में बनाते हो। तो तुम लोग बनाए उस क्वेश्चन को कितने मिनट में, कितने मिनट में बना लिए? इसका मतलब ये नहीं कि मैं सब बच्चों को 15 मिनट बोल देता हूँ फिर छोड़ देता हूँ, फिर अगले बैच को देखता हूँ। मतलब मेरे को इतने साल हो गए पढ़ाते, तो मैं हर साल देखता हूँ, फिर दूसरे बैच वाले को भी दिया, वो लोग भी कितने मिनट बनाते हैं, एवरेज 15। ऐसे मेरे को कितने बार कर लेना चाहिए, 100 टाइम्स कर लेना चाहिए। स्टॉप वॉच चालू करो, देखो एक बच्चा एक क्वेश्चन को कितने मिनट बनाता है, 15, दूसरे के पास जाओ कितने मिनट, 15 15, ऐसे करो 100 बार चेक कर लो। और जब 100 बार पता चल गया कि हर बच्चा लगभग एवरेज 15 मिनट बना देता है, तब मुझे रूल बना लेना चाहिए कि नहीं, आज के बाद से कोई भी क्वेश्चन कितने मिनट में खत्म करना है। क्या वो एक बार रिसर्च करना पड़ता है, एक ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है? नहीं, 100 बार करना पड़ता है। स्टार्ट करो एंड करो, स्टार्ट करो एंड करो। तो ऐसे ही फैक्ट्री के अंदर भी होता है। फैक्ट्री के अंदर एक वर्कर को काम देते हैं और चेक करते हो कितने देर में कर रहा है, फिर दूसरे को चेक करते हैं, फिर तीसरे को, तो फिर एक एवरेज टाइम मिलता है कि एक एवरेज वर्कर कितना देर में बना लेगा। अच्छा, ये एवरेज टाइम है ना। अभी कुछ लोग तुम्हारे क्लास में से ऐसे लोग रहेंगे 6 से 7 मिनट में बना लेंगे, और कुछ लोग ऐसे रहेंगे जो 30 से 35 मिनट में बनाएंगे। मेरे को उनका भी नीचे, मेरे को इनका भी नीचे, मेरे को कौन सा टाइम चाहिए? चलो आप पढ़ के देखो, एकदम सिंपल इंग्लिश लिखा हुआ है, जल्दी से समझ में आ जाएगा। हाँ, दिस टेक्निक of time study is conducted to determine or the objective of the time studies are। क्यों करते हैं? पहला, the standard time required to perform a job। हर जॉब को बनाने के लिए क्या स्टैंडर्ड टाइम होगा? फर्नीचर बना रहे तो शायद उसको कितना घंटे लग सकता है, 3। अगर कोई कपड़ा सिलाई कर रहा है तो उसको हो सकता है 2 से 3 घंटे लग सकता है। तो सबका एक स्टैंडर्ड टाइम होता है। फिर सेटिंग अप द स्टैंडर्ड टारगेट फॉर द, फिर टाइम डिसाइड करो, फिर वर्कर को दे दो। फिर क्या बोलता है, डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ वर्कर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द जॉब। अब उस काम को करने के लिए कितने लोग चाहिए, कोई मतलब नहीं, मुझे पसंद नहीं आया। इधर पढ़ो क्या लिखता है, टेलर सजेस्ट दैट टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द जॉब शुड नॉट बी डिसाइडेड बाय द इंट्यूशन। मुझे लग रहा है इतने देर में नहीं होना चाहिए, कल भी सेम आंसर पढ़े थे हम लोग। और या फिर किसके जैसा नहीं होना चाहिए, मेरी मर्जी या फिर मेरी इच्छा से नहीं होना चाहिए। बट टाइम स्टडी मस्ट बी कैसा होना चाहिए, कंडक्टेड टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम। अच्छा, बोल रहा है कि मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, टाइम स्टडी करो। मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्या करो, टाइम स्टडी। अब टाइम स्टडी कैसे करते हैं, टू कंडक्ट द टाइम स्टडी टेलर सजेस्ट टू ऑब्जर्व एन एवरेज वर्कर। किसको चेक कर बोलता है,
when he performing the job with a stopwatch in hand and note down the average time. बोलता है टाइम स्टडी करो, टाइम स्टडी करने के लिए भैया एक एवरेज के पास जाओ, कितना समय चालू करता है बंद करता है लिख लो। टाइम टेकन बाय द वर्कर इन कंप्लीशन द जॉब। टेलर सजेस्ट टू रिपीट द सेम ऑब्जर्वेशन, एक बार नहीं सेम ऑब्जर्वेशन कितने बार करो, 100 टाइम्स करो, एंड देन टेक आउट द एवरेज टाइम, अब उसका एवरेज निकालो। दिस टाइम शुड बी कंसिडर द एवरेज टाइम। अब 100 बार कर, आप तो मेरा सही निकला होगा, चले एक बच्चा 15 मिनट बना लिया, दूसरा भी 15 बना लिया, तीसरा भी 15, अब तो लगभग सब बना सकते हैं। बोलता 100 बार करो तब जाकर टाइम डिसाइड करो। कीपिंग दिस टाइम इन अ माइंड द टारगेट फॉर द वर्कर शुड बी, क्या कर देना चाहिए, फिक्स्ड, एंड वर्कर हु आर able to achieve their target in the standard time, average worker। ठीक है, if the worker is able to achieve the target before the, then he is an, अगर मैं तुमको क्वेश्चन कितने मिनट में बनाने दिया और तुम कितने मिनट में बना लिए, 10 मिनट में या 8 मिनट में, तो तुम कैसे बच्चे कहलाओगे, एफिशिएंट वर्कर। And if the worker fail to achieve their target standard time, then he is an, खत्म बात। तो क्या करने बोला वो बोला कि तेरा इंट्यूशन से, तेरे विल से, तेरे विश से नहीं होना चाहिए, तेरे को क्या कर लेना चाहिए, टाइम स्टडी। टाइम स्टडी कैसे करते हैं, एक एवरेज वर्कर के पास जा, उसका परफॉर्मिंग कब स्टार्ट करता है कब एंड करता है उसको नोट कर ले, और ऐसा तो कितने बार कर, 100 टाइम पर। फिर एक टाइम पता चलेगा, उस टाइम को सबको दे दे, जो उतने टाइम में कर लेगा वो एफिशिएंट बन जाएगा, जो उतने टाइम में नहीं कर पाएगा वो क्या बनेगा, इनएफिशिएंट बनेगा। एंड अगला स्टडी कौन सा स्टडी, मोशन स्टडी। मोशन स्टडी पढ़ाने से पहले थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। सिलाई का मशीन देखे हो, हाँ, सिलाई का मशीन के पास एक टूल बॉक्स लगा होता है, मशीन के नीचे में एक बॉक्स होता है, उसको ओपन करते हैं, उसमें कुछ कुछ सामान रखा रहता है, थ्रेड धागा रखा होगा, फिर वो सुई नेडल रखे होंगे, कुछ कुछ सामान रखे रहते हैं, ठीक है। गैरेज में कभी गए होगे लड़के लोग, तो मैकेनिक के पास एक टूल बॉक्स होता है, उसमें प्लग, पाना, पेचिस, एवरीथिंग, सब कुछ टूल्स रखा रहता है, देखो कभी क्या है, हाँ, ठीक। अब क्या हुआ, जो ये मशीन बनाए हैं, ये जो टूल बॉक्स सिस्टम जो चालू करे, ये लोग कहाँ से चालू करे बताता हूँ। तो जब एक एवरेज पुराने जमाने में मशीन से कपड़ा सिलते थे, तो हाथ से घुमाने वाली मशीन होती थी, कॉम्पैक्ट सा रहता था, छोटा सा रहता था। फिर क्या करते थे, चेक करते थे, इनको सिलाई करना है तो इनको धागे की जरूरत पड़ती थी। अब धागा रखा हुआ है वो दूर में, थोड़ा सा बहुत दूर में रखा हुआ है, तो ये लोग जब भी सिलाई करते थे जाते थे वहां से धागा लेकर आते थे, फिर उससे चालू करते थे, फिर इनका सुई टूट जाता था, फिर वो दूसरे डिपार्टमेंट साइड रखा होगा, फिर वहां से जाते थे सुई लेकर आते थे, फिर ऐसे करते करते इनका ना 15-15 मिनट जाता था, खराब हो जाता था। फिर अचानक से मशीन जाम हो गया तो उसका ऑयलिंग का एक ऑयल का डब्बा होता है, वो कहीं रखा रहता था, फिर वहां जाते थे, वहां से ऑयल लेकर आते थे। ऐसे करते करते वो एक दिन भर में 15-15, 10-10 मिनट, 2-2, 4-4 मिनट बार बार उठना जाना, आना जाना, उठना जाना, ऐसे करके कईयों समय और बार होता था। तो ये कौन सा स्टडी कर रहा होगा उसका मालिक, बार बार क्यों उठता है, बोले सर बार बार उसका धागा खत्म हो जाता है इसलिए जाता है, फिर क्यों उठा, ऑयल खत्म हो गया इसलिए गया, तो बार बार उठ रहा है। एक काम करते ना, एक बॉक्स बनाते, उसको मशीन में अटैच कर देते, एक बॉक्स बनाते हैं, उसको किसमें अटैच कर देते हैं, मशीन में, और जो जो सामान चाहिए उसमें लाके रख देते हैं, थोड़ा थोड़ा सा सामान होगा। इसके बाद बताओ बार बार उठेगा क्या, क्या ऐसा करने से उसका मोशन को ट्रैक कर पाया, हाँ, कंट्रोल कर पाया, हाँ, तो ये कौन सी स्टडी हो गई। सेम वर्कर लोग वैसे ही करते हैं, किसमें, गैराज में, एक उनके पास एक बड़ा सा टूल बॉक्स रहता है, हर बार उठेगा, ला भाई वो वाला नंबर का पाना दे, ये वाला नंबर का पेचिस दे, स्क्रू दे, ये दे, बार बार घूमता है, एक टेबल के बॉक्स बनाते हैं उसमें रख देते हैं, उसको लेके चलते हैं। समझ पा रहे हो कि क्या बोल रहा हूँ, तो ये कौन सी स्टडी में आ जाता है सर, ये चेक करना पड़ता है कि एक वर्कर इतने बार क्यों उठता है, बार बार क्यों जाता है, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करो, सब कुछ एक साथ लाके दे दो। पढ़ो क्या लिखता है, the scientific technique of the motion studies conducted or the objectives of the motion studies are, क्यों करता है, to determine the, उनका फाइंड कर रहा है, क्या फाइंड कर रहा है, मूवमेंट ऑफ द वर्कर when they are performing the job। अच्छा, जब वो जॉब परफॉर्म करता है तो उसका मूवमेंट वॉच करता है, कितने बार आता है कितने बार जाता है, उसका मूवमेंट चेक करता है। तो क्या लिखा है, डिफरेंशिएट द बिटवीन प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव मूवमेंट। अच्छा, वो चेक करता है कि तू जितने बार उठ रहा है उसमें से काम का कितने बार है और बिना काम का कितने बार है, प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव, काम का और बिना काम का कितने बार है। फिर क्या बोलता है, फॉर क्या कर देना चाहिए, कट डाउन करना चाहिए, किसको,
एंड वेस्टफुल मूवमेंट। चेक करो, एक वर्कर काम करता है तो कितने बार आता है, कितने बार जाता है। उसमें कुछ होगा काम का चीज, कुछ होगा बिना काम का। जो बिना काम का उसको क्या कर दो, कट डाउन कर दो। चलो, तुम्हारे स्कूल में होता है कैसा? स्कूल में 2 3 4 5 10 12 लड़के लोग होते हैं जो एनी टाइम घूमते रहते हैं बाहर। परेड चल रहा है लेकिन वो घूमते रहते हैं एनी टाइम। जब टीचर रोक देता है, क्यों सर? वो तो स्कूल वाले वो जो सर है ना, वो बोले थे ये काम करवाना है, तो उन्हीं के काम से घूम रहा हूँ। हम लोग तो ऐसे ही करते थे, तुम लोग का नहीं पता क्या है। ठीक है, जब भी टीचर पकड़ लेता था तो बोलते थे कि प्रिंसिपल मैडम ये वाला काम करी इसलिए हम लोग घूम रहे हैं। उनका काम करने के लिए निकले हैं, तो लड़के लोग ऐसे बता देते हैं। तो ये प्रोडक्टिव हुआ, क्योंकि वो बता रहे थे। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बेमतलब का घूमते रहते हैं, कोई काम भी नहीं दे रहता, तो वो क्या बनेगा? अनप्रोडक्टिव। तो वो चेक कर लो, बोलते हैं अब कौन सा प्रोडक्टिव चल रहा है, कौन सा अनप्रोडक्टिव चल रहा है। आगे, तो डिजाइन द सुटेबल इक्विपमेंट, यही बात कर रहा था मैं तुम्हारा। तो डिजाइन अ सुटेबल इक्विपमेंट एंड क्या बना दो? टूल्स टू मिनिमाइज द अनप्रोडक्टिव मूवमेंट ऑफ द वर्कर। एक ऐसा टूल बना दो, एक ऐसा मशीन डिजाइन कर दो, एक टूल बॉक्स बना दो जिनसे उसका टाइम को क्या कर सके, अपन बचा सके। फिर आगे क्या बोलता है? टू कंडक्ट मोशन स्टडी। अब इमोशन स्टडी कंडक्ट करना सिखा रहा है तुमको, क्या करना चाहिए? टेलर सजेस्ट टू ऑब्जर्व एन एवरेज वर्कर व्हेन ही इज परफॉर्मिंग द जॉब। सेम सेम आंसर है। नोट डाउन द ऑल द मूवमेंट ही इज डूइंग। ही नाउ मैनी टाइम ही इज गेटिंग अप फ्रॉम हिज प्लेस। अपने जगह से कई बार उठता है। हाउ मैनी टाइम ही इज बेंडिंग डाउन द, कितने बार थकता उठता है। रिपीट इट फॉर, कितने बार कर लो, 100 बार। तो ये वाला आंसर तो तुम मत ही लिखना। क्यों मत लिखना? क्योंकि ऊपर का आंसर बहुत अच्छा लिखा हुआ है, ये चारों पॉइंट बहुत डिटेल में है। ये चारों के चारों लिख लोगे तो काफी हो जाएगा। सब बता दिए ना, कि पहले उसका डिफरेंशिएट करो, प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव हटाओ, कट करो, उसके बाद डिजाइन करो एक ऐसा इक्विपमेंट जिससे उसका टाइम ट्रैक हो जाए। ठीक है, कौन सा स्टडी हुआ ये तुम्हारा? ठीक है, तो बोलो ये सब किसके अंदर के पार्ट चल रहा था? स्टडी। कौन सा स्टडी? हेड। वर्क। कितना वर्क होता है? पहला वर्क, सोचो सोचो सोचो, फैटिग स्टडी। दूसरा, मेथड स्टडी। तीसरा, टाइम स्टडी। चौथा, टाइम, टाइम को नोट कर करके चेक करना चाहिए कब चालू कर रहे हो। और मेथड, सॉरी ये क्या था? मोशन, मोशन को ट्रैक करो, पता करो, उसके बाद कुछ एक इक्विपमेंट बना दो, तुम्हारा काम, समय बच जाएगा। लास्ट क्या लिखा हुआ है? डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। फोटो के बिना भी समझ सकते हो। देखो इधर क्या लिखा हुआ है। डिफरेंशियल मतलब एक जैसा कि अलग अलग। अलग अलग, फिर क्या लिखा हुआ? कितना सामान बनाया। फिर क्या है? अलग अलग जो सामान बनाता है उसको अलग अलग क्या मिलेगा? अलग अलग जो सामान बनाता है उसको अलग अलग वेज मिलेगा। जैसे कि आपने दिन भर में, आपको टारगेट मिला था कितना चॉकलेट्स बनाने का, तो तुमने 100 चॉकलेट बनाया। ठीक है, स्टैंडर्ड देखो यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड 100 चॉकलेट बार पर डे, पर डे, एक दिन में 100 बनाना है। 100 बनाओगे तो तुमको कितना रुपया मिल जाएगा? एक चॉकलेट का 10 रुपया मिलेगा। और अगर 100 नहीं बनाओगे, 100 से कम बनाओगे, तो एक चॉकलेट का कितना मिलेगा? देखो ना क्या लिखा हुआ है। अ डेयरी मिल्क चॉकलेट पैकेजिंग यूनिट सेट अ स्टैंडर्ड ऑफ 100 चॉकलेट बार पर डे फॉर ईच वर्कर। वर्कर प्रोड्यूसिंग 100 पैकेट्स और मोर आर पेड 10 रुपए। और अगर उससे कम बनाऊंगा तो कितना रुपया मिलेगा? 8 रुपए मिलेगा। तो दो लोग हैं यहाँ पर। वर्कर ए कितना प्रोड्यूस करा, तो उसको किसके हिसाब से रेट मिलेगा? 10 रुपए के हिसाब से मिलेगा। तो 110, 120 का 10 सेंट तू करोगे तो कितना कमा लिया? और वर्कर बी कितना आउटपुट किया, तो उसको 10 रुपए से नहीं मिलेगा, उसको कितने से मिलेगा? 8 रुपए से मिलेगा। तो कितना कमाया? तो क्या इन दोनों को सेम मिला कि अलग अलग मिला? हाँ, अलग अलग इसलिए मिला कि इसको कौन से रेट से मिल रहा है और इसको कौन से रेट से मिल रहा है। तो इसी रेट को तो क्या बोलते हैं सर? डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। अलग अलग जैसा एफिशिएंसी रहेगा वैसा पेमेंट मिलेगा। आओ पढ़ो क्या लिखता है। The scientific technique of differential piece rate system emphasis on the paying, कैसा देना है? Different rates of wages for efficient and, जो efficient होगा भैया ज्यादा दूंगा, inefficient को कम देंगे। The technique of differential wage system insist on, किस पर रहता है? Paying different rate of wages of sufficient, insufficient, हाँ ठीक है। Extra wages paid to, किसको देना? और employees will motivate them to maintain efficiency। देखो देखो देखो, अगर तुम ज्यादा काम करते हो तो तुमको पेमेंट मिल रहा है, जो कम काम करता है उसको पेमेंट मिल रहा है, दोनों सेम है। तो तुम कल से ज्यादा करोगे कि कम करोगे?
सोचो, तुम ज्यादा किए, तुमको जितना पेमेंट मिल रहा है, मैं कम किया, मेरे को भी उतना ही मिल रहा था, हम दोनों को सेम मिल रहा था, तुम कल से क्या करोगे, कम। तो इसलिए बोलता हूं उनको कैसा पेमेंट हो, जिससे वो क्या हो जाए, मोटिवेट हो जाए अपने एफिशिएंसी को बनाए रखने के लिए, हाँ मैं अच्छा काम करूंगा आगे। Extra wages paid to efficient employee will motivate inefficient employee। अच्छा, inefficient जो काम कर रहा है ना, जो कम कर रहा है, उसको मोटिवेशन मिलेगा, ज्यादा करूंगा तो ज्यादा कमाऊंगा। To come the category of the efficient employee, when payment is given according to the number of unit produced, automatically the production will क्या होगा, बोलो, मेरे मैं कितना बनाया था, ये कितना बनाया था, तो अब इसको किसके हिसाब से मिल रहा है, 120, इसको कितना मिल रहा है, 80, अगली बार ये ज्यादा बनाएगा, ऑटोमेटिक नंबर विल इंक्रीज। दिस टेक्निक इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेशन ऑफ द एम्प्लॉय टू परफॉर्म एफिशिएंटली। तो बहुत इजी आंसर था, टप टप आंसर तो ऊपर निकल गया। इसके बाद देखते हो और कोई टेक्निक है कि इतना ही टेक्निक है, हाँ एक टेक्निक और है, कौन सा, मेंटल रिवॉल्यूशन। ये पढ़ चुके हम लोग, ये हमने पढ़ा हुआ है, हार्मोनी नॉट, उसके अंदर ये नाम आया था मेंटल रिवॉल्यूशन, तो देख लो। मैनेजर को हमेशा क्या लगता है कि वर्कर काम नहीं कर रहा है, वर्कर को हमेशा क्या लगता है, पैसा कम वर्कलोड ज्यादा। तो इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, डिस्कॉर्ड चल रहा है। फिर आया था टेलर, बोला था कि अपना क्या चेंज करो, एटीट्यूड चेंज करो, याद आ रहा है क्या तुमको, अपना एटीट्यूड चेंज करो, दोनों एक दूसरे से कैसे बनो, हारमोनी। तो देखो ये बता रहा है, कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं, डिले ऑर्डर हो रहा है, ये इसके बोल रहा है, ये इसको बोल रहा है। यहाँ पर देखो क्या लिखता है, आफ्टर क्या करने से, मेंटल रिवॉल्यूशन, तो टीम वर्क हो गया, प्लान टुगेदर, वर्क टुगेदर, पैक टुगेदर, सब। आओ इसकी थ्योरी पढ़ते हैं, पढ़ो क्या लिखता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटल रिवॉल्यूशन आर, पहला, चेंज इन द मेंटल एटीट्यूड ऑफ द वर्कर एंड द टुवर्ड्स द ईच अदर। याद आ रहा है क्या, हम लोग पढ़े वाला, दोनों एक दूसरे को अपना एटीट्यूड को चेंज करना चाहिए। कोऑपरेशन बिटवीन द, किसके साथ कोऑपरेशन होना चाहिए, वर्कर एंड मैनेजमेंट के साथ। रोलिंग आउट फीलिंग ऑफ द सस्पेक्शन और प्रिजुडिक फ्रॉम द माइंड एंड वर्कर of the mind of the worker and the management to adopt the systematic thinking। ये तो क्या जमा नहीं समझ में आया। Taylor said that generally in every organization, Taylor said that generally in every organization worker feel that, वही आंसर आ रहा है, worker feel that management exploit them, overburden कर रहा है with excess worker and paying them less, same आंसर है सर। आगे, on the other hand, management को क्या फील होता है, management feels that worker always grumble, they follow go slow policy, डैमेज द इक्विपमेंट, वर्कर केयर, काम ही नहीं कर रहे ठीक से, उनको ये लगता है। बोथ द ग्रुप सस्पेक्ट ईच अदर, दोनों एक दूसरे के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं। इन द टेक्निक ऑफ मेंटल रिवॉल्यूशन, टेलर स्ट्रेस्ड दैट देयर इज नीड टू चेंज द एटीट्यूड, याद आ रहा है क्या, नीड टू चेंज द एटीट्यूड ऑफ बोथ द ग्रुप। और क्या लिखा हुआ है, ड्रास्टिकली he referred to change as a revolution of the mind to develop the positive thinking and feeling the cooperative। सर, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड इसके अंदर डाल दे क्या आंसर में, अगर मैं वहां से याद किया हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, उसको इसके अंदर लिख दो क्या, लिख दो, क्योंकि उसके अंदर जब पढ़ोगे ना तो वहां पर लिखा हुआ है क्लियर में, क्या लिखा हुआ है, मेंटल रिवॉल्यूशन। डबल डबल वही वही लिखने का कोई मतलब नहीं है, कहाँ गया, ये क्या, इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी यहीं कहीं पर होगा। ये दोनों पॉइंट मिक्स है, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअल भी है उसमें, यही है। इसके अंदर देखो यहाँ लिखा हुआ है, देखा सबको, ये वही पॉइंट है, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड के अंदर ही का रिलेशन है। तो चाहो तो तुम दोनों जगह यूज कर लेना, सेपरेट पढ़ना तो सेपरेट पढ़ लेना, लेकिन जब मेरे को दिख रहा है कि वही वही लिखा होगा, एटीट्यूड चेंज भी लिखा होगा, राइवल ऑफ ईच अदर, वर्कर ऑलवेज फील अंडरपेड, वही तो लिखा था, बस अलग सेंस में लिखा था। बोथ द ग्रुप चेंज देयर फॉर द ईच अदर, ही इंस्टेंट ऑन द मेंटल वेट, तो ये आंसर लिख सकते हो। तो कितना हुआ इसके अंदर का टेक्निक, टेक्निक हुआ है 5।
टेक्निक हुआ। लेकिन टेक्निक बहुत बड़ा लगता है, एक के अंदर भी बहुत सारे नाम है ना, तो जरा कोशिश करते हैं पहला टेक्निक बोलने का। पहला टेक्निक क्या था? फंक्शनल फोरमैनशिप। और उसके अंदर कितने आंसर है? छोटे 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 8 पॉइंट है फंक्शनल फोरमैनशिप। दूसरा स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, ये सच में छोटा आंसर था, स्टैंडर्डाइजेशन सिंप्लीफिकेशन छोटा आंसर था। तीसरा क्या था? वर्क स्टडी। वर्क स्टडी के अंदर कितने स्टडी है? 4। फैटिग, मेथड, टाइम, मोशन। फटीग, मेथड, टाइम, मोशन, ये तीन, अभी तीन ही पॉइंट हुआ। चौथा क्या था? डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। चौथा क्या था? डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। ये भी सिंपल आंसर था, डिफरेंशियल पीस, जो ज्यादा काम करेगा उसको देगा। एंड पांचवा क्या था? मेंटल रिवॉल्यूशन। मेंटल रिवॉल्यूशन नाम लिखना और उसके अंदर हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड को लिख देना, लगभग लगभग वैसे ही दिया हुआ सब, तो बन जाएगा। तो कितने टेक्निक से तुम्हारी बुक में चेक करो? 5 है? हाँ, कि ज्यादा है? 5 से ज्यादा नहीं होगा, 5 होगा। और भी कुछ है? छूट गया होगा तो फिर अगली क्लास लेना पड़ेगा। नहीं है ना? चलो बोलो। कितने प्रिंसिपल है प्योल के? टेलर के कितने प्रिंसिपल है? 4। और टेक्निक कितना? आपको एनी टाइम ये याद होना चाहिए। ट्वेल्थ का अगर कोई बच्चा है जिसको ये याद नहीं, फिर ट्वेल्थ ठीक से पढ़ाई नहीं किया है। सबसे इंपॉर्टेंट का है ट्वेल्थ में 14 नाम इसका, इसका कितना नाम, और इसका कितना नाम। कोशिश करोगे तो पूरा भी बोल सकते हैं हम लोग। इसको तैयारी करके रखना है, अगली क्लास में इसका टेस्ट है। इसके आंसर पूरे स्टोरी जैसे हैं। हाँ, बड़ा बड़ा मैं एग्री करता हूँ, बड़ा बड़ा आंसर है, लेकिन पूरा स्टोरी है, कहानी कहानी टाइप का बना हुआ है। पीडीएफ डलेगा तो वहां से पढ़ पढ़ के देखना, इमेज को याद करके रखना।